अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, ये वाला जो वीडियो है मैं वीकली बेसिस पे आप लोगों से शेयर करता हूं, जिसमें मैं आपके जो कमेंट होते हैं उनको आंसर करता हूं। आपके कमेंट में जितने भी डिफरेंट तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, आज का जो पहला कमेंट है ये मुदस्सर खान की तरफ से। उन्होंने पूछा कि ब्रो, मैंने आईफोन 11 बॉक्स पैक लिया है, जेवी नॉन पीटी है, 2 महीने तक मैंने यूज़ किया है और इसकी बैटरी हेल्थ 2 महीनों से के अंदर अंदर 95 तक आ गई है। और जबकि शॉर्टकट के मेथड से अगर मैं इसको चेक करूं तो ये बैटरी हेल्थ 90 शो हो रही है। ये क्वेश्चन 12 बार आप लोगों ने पूछा है और मैंने आप लोगों को रिप्लाई भी किया, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूं कि बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चार्जिंग हैबिट्स को ठीक कर लें और इसके साथ साथ ओरिजिनल चार्जर यूज़ करें। और अगर आप ऑलरेडी ओरिजिनल चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अपनी चार्जिंग हैबिट को सही कर लें। चार्जिंग हैबिट का मतलब ये होता है कि आपने अगर फ़ोन लगा के चार्जिंग पे छोड़ दिया है, इस तरह बिल्कुल ना करें। ओवरनाइट चार्ज ना करें, ऐसी जगह पे चार्ज ना करें जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रूम का गर्मी है। गर्मी के मौसम में वैसे ही आपको पता है कि फ़ोन हीटअप हो जाता है, और अगर आपका फ़ोन हीटअप हो रहा है चार्जिंग के दौरान तो कोशिश करें कि उसका जो कवर है वो उतार लें। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, मैं इनका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी बैटरी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपका जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा। गाइस, हमारा नेक्स्ट कमेंट जो है वो T786 की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि सर, आईफोन SE2 का 3U टूल में रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा और फिंगरप्रिंट जो है ये एबनॉर्मल शो हो रहा है, इसकी क्या वजह है। मैं आपको बता दूं कि आईफोन SE2 का जो मॉडल है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स ने मुझे ये बताया कि जब 3U टूल पे उनको चेक करते हैं तो ये सारी रीडिंग्स जो हैं वो एबनॉर्मल रेड में शो होती हैं। गाइज, इसकी कोई पर्टिकुलर रीज़न मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी का कोई इशू है या इसका चिप की जो कंपैटिबिलिटी है सॉफ्टवेयर के साथ वो नहीं है। तो इसलिए जब भी आप जितने भी SE2 वाले यूज़र हैं, SE के जो यूज़र हैं, अगर आपकी रीडिंग्स 3U टूल के ऊपर एबनॉर्मल आ रही हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दें। यानी अगर आपने एक फ़ोन बॉक्स पैक लिया है या अच्छी कंडीशन में लिया है, खुला रिपेयर नहीं था, तो अगर फिर भी उसकी रीडिंग जो हैं वो एबनॉर्मल आ रही हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें। गाइस, नेक्स्ट कमेंट हमारा है कॉर्ड मोबाइल प्लेयर की तरफ से। उन्होंने ई सिम से रेलेवेंट एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई, इस सिम की कोई लिमिट तो नहीं, जैसे यू फोन की सिम की लिमिट है कि 3 से 4 बार एक्टिव करने के बाद न्यू लेनी पड़ेगी, वो हिसाब जायज़ का तो नहीं है। मैं आपको ई सिम की एक्टिवेशन के बारे में बता दूं कि जब भी आप यू फ़ोन से या कहीं से भी, जायज़ से भी अगर आप ई सिम लेते हैं तो आपको एक QR कोड मिलता है, जो कि उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि आप इस कोड को 1 से 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं तकरीबन 5 से 6 दफ़ा, मतलब जब से मैंने वो नंबर लिया है और मैं डिफरेंट फ़ोन्स में उसको एक्टिवेट कर चुका हूँ। लेकिन ज़रूरी है कि जब भी आप उस कोड को स्कैन करें नए फ़ोन में तो आपने पुराने वाले फ़ोन से पहले अपनी ई सिम को डिलीट करना है। जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे नए फ़ोन के अंदर वो एक्टिवेट नहीं होगी। तो आपके पास भी अगर वो कोड पड़ा हुआ है, वो QR कोड आपके पास अवेलेबल है, तो उसको संभाल कर रखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी नए फ़ोन में आप उसको एक्टिव करेंगे तो आपको वहीं से स्कैन करना पड़ेगा। गाइस, हमारा नेक्स्ट कमेंट जो है ये उसामा बिन आसिफ की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि सर, आई हैव अप्रूव्ड माय आईफोन बट स्टिल नो सर्विस। तो उसामा, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने फ़ोन को अप्रूव करवाते हैं तो उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है उसके सिग्नल आने में या फ़ोन को अप्रूव होने में। अब ये टाइम वेरी कर सकता है, यानी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा कि सम टाइम आपका फ़ोन 3 से 4 घंटों में भी अप्रूव हो जाता है और सम टाइम आपको 1 दिन वेट भी करना पड़ जाता है। यानी जैसे अगर आपने आज टैक्स पे किया है तो अप्रूवल के लिए आपको फिर 1 दिन तक, यानी नेक्स्ट डे तक वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपके जो सिग्नल हैं वो आ जाते हैं। कोशिश करें कि अप्रूव करवाने के बाद अगर आपने काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया तो आप एक दफ़ा फ्लाइट मोड पे इसको ऑन ऑफ करके देख लें या फ़ोन को रीस्टार्ट करके देख लें, तो आई डू होप कि डेफिनेटली उसके जो सिग्नल हैं वो आ जाएंगे। गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा अब्दुल वहीद की तरफ से। उन्होंने पूछा कि जो 3U टूल है क्या इससे फ़ोन हैक हो सकता है। तो अब्दुल वहीद, मैं आपको बता दूं कि 3U टूल के साथ आपका जो फ़ोन है वो हैक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर है और जब आप इसके साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो आप इसको वैसे ही परमिशन देते हो जैसे आप बाकी जितनी भी आपकी जो ऐप होती हैं फ़ोन के अंदर, जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो प्राइवेसी में आपको उनको अलाउ करते हो, फ़ोटोज़ को अलाउ करते हो, उसको ऐप ट्रैक को अलाउ करते हो, तो डिफरेंट ऑप्शन जो प्राइवेसी की होती है आप उनको अलाउ करते हो। तो बिल्कुल इसी तरह 3U टूल के साथ भी जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करते हो तो आप पहले उसको अलाउ करते हो अपना पासकोड देने के बाद, और फिर वैसे ही जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपके फ़ोन में जो शो हो रही होती हैं वो आपके PC में शो होती हैं। तो हैकिंग का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब हैकिंग के लिए जो क्राइटेरिया है या जो हैक हो सकते हैं फ़ोन, वैसे तो आईफोन के बारे में कम ही सुना है कि ये हैक हो सकता है, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आईफोन भी हैक होते सुने हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई अनयूजुअल लिंक आता है
या आप किसी ऐसी ईमेल का जवाब दे देते हैं या किसी लिंक को ओपन कर लेते हैं जो कि आपको नहीं ओपन करना था, जो फेक या कहीं भी रैंडम आपके पास आया, कोई स्पैम हो सकता है, तो वहाँ पे फिर आपका फ़ोन या आपकी जो प्राइवेसी होती है वो आपको खुद उनको मतलब उनके हाथ में दे दे, तो इस वजह से आपका सारा डाटा जो है वो जा सकता है उनके पास। तो अगर आपने ये सब नहीं किया तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी किस्म का कोई मसला हो। गाइस, हमारा नेक्स्ट सवाल जो पूछा है ये अरुण सोलंकी की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि सर मेरा सीरियल नंबर जो है आईफोन का सीरियल नंबर M से स्टार्ट हो रहा है, उस आईफोन को मैंने आईफोन चेकर में डाल रहा हूँ और लिखा आ रहा है कि वी आर सॉरी बट दिस इज़ अ सीरियल नंबर फॉर अ प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड। अच्छा अरुण, आपको मैं ये बता दूं कि जब आप ऑनलाइन अपने आईफोन के आईएमईआई नंबर को चेक करते हैं या सीरियल नंबर को चेक करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेबसाइट के ऊपर चेक करते हैं। बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट भी होती हैं जिनके पास प्रॉपर डाटा अवेलेबल नहीं होता और आपके फ़ोन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से सामने नहीं आती। आप जब गूगल पे आईफोन आईएमईआई चेकर या आईफोन सीरियल नंबर चेकर लिखते हैं तो बहुत सारी ऑथेंटिक वेबसाइट हैं स्टार्ट में ही जो आप जिनके ऊपर आपको बहुत सारा डाटा मिल सकता है, जिसमें आई अनलॉकर के नाम से एक वेबसाइट है, एक सिक के नाम से एक वेबसाइट है, सिक डॉट समथिंग इस तरह की वो वेबसाइट है, वहाँ से भी आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने आईफोन से रिगार्डिंग। तो अगर एक वेबसाइट पे आपका जो डाटा है वो प्रॉपर शो नहीं हो रहा आईफोन से रिलेटेड तो आप मल्टीपल वेबसाइट को विजिट करें। डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको हर वेबसाइट के ऊपर कुछ डिफरेंट ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कुछ वेबसाइट होगी जहाँ पे आपको थोड़ा डाटा शो हो रहा होगा, कुछ पे प्रॉपर आपको सारे का सारा आपके आईफोन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो रही होगी। तो आप मल्टीपल वेबसाइट को विजिट करें। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्मान भट्टी की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि भाई मेरे पास आईफोन XS है और मैंने रीसेट कर दिया और सेल कर दिया और इसके बाद मैंने आईफोन 11 लिया है, तो क्या रीसेट करने के बाद आईफोन XS का जो डाटा है वो मैं आईफोन 11 में कर सकता हूँ और इज़ दिस पॉसिबल? तो उस्मान, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बैकअप बनाया हुआ है आईफोन XS जो कि आपने सेल किया है, उसका बैकअप अगर आपने iTunes के ज़रिए अपने पीसी में किया है या iCloud के ऊपर उसको शिफ्ट किया हुआ है तो वो वाला डाटा आप अपने आईफोन 11 में शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता था कि जब आपने आईफोन 11 लिया और XS को नहीं बेचा तो उसी टाइम पे आप डायरेक्टली भी XS का डाटा आईफोन 11 में शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आपने फ़ोन सेल कर दिया है और आपने आईफोन 11 ले लिया है तो अगर आपने iCloud के अंदर अपना बैकअप बनाया है तो वो डाटा आप अपने 11 में उसको शिफ्ट कर सकते हैं, या पीसी के अंदर अगर आपका डाटा पड़ा हुआ है तो वो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों सूरतों में अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो फिर आप अपने XS का जो डाटा है वो 11 में शिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, 11 के अंदर कौन सा डाटा आएगा जब आप अपना आईडी लगाएंगे, iCloud आईडी लगाएंगे, तो iCloud आईडी के अंदर आपके जो नोट्स होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपकी मेल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी कुछ फ़ोटोज़ जो होती हैं जो आपने iCloud के साथ सिंक की होती हैं, और वो भी जो 5 GB के अंदर जितनी भी स्पेस के अंदर वो फ़ोटोज़ होती हैं, वो वाला जो सारा डाटा है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आपका जो बड़ा डाटा है, ऐप से रिलेटेड सारा डाटा, व्हाट्सएप, बाकी सारा कुछ जितना भी है, वीडियोज़, फोटोज़, वो आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगे अगर आपने बैकअप नहीं बनाया। गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है विनीत ठाकुर की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि डाटा ट्रांसफ़र में कितना टाइम लगता है। विनीत भैया, मैं आपको बता दूं कि आईफोन टू आईफोन जब आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका जो ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो आपकी जो वाईफाई की स्पीड है वो क्या है, सेकेंडली आपका डाटा कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डाटा 10 से 15 GB है तो मे बी आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका जो फ़ोन है वो दूसरे फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन अगर आपका 100+ GB है, यानी 100 से 150 GB का डाटा है, तो तकरीबन आपको डाटा ट्रांसफ़र में 1 घंटा लग सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी जो वाईफाई की स्पीड है वो क्या है। और इसके साथ साथ ये भी माइंड में रखें कि अगर आप आईफोन टू आईफोन डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो वाईफाई यूज़ आप कर रहे हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे आप उसके साथ कोई और यूजेज ना कर रहे हो, लाइक आप कोई मूवी वगैरह ना देख रहे हो या ऑनलाइन किसी किस्म की डाउनलोडिंग ना कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप ये चीज़ करेंगे तो फिर आपकी जो स्पीड होगी वो उसके साथ शेयर होगी और आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो स्लो हो जाएगा। गाइस, हमारा नेक्स्ट कमेंट है कोड विद फैसल की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि हमें ये पूछना था, क्या बात है भाईजान, हमें, हाँ अच्छा लगा, हमें ये पूछना था कि बिना बैकअप किए अगर अपडेट करेंगे तो क्या मेरा सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। मेरे फ़ोन का जो मैंने iOS 17 बीटा 6 ये यूज़ कर रहे हैं तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया है, अपडेट नहीं किया। भैया, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ओवर द एयर जब अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं तो आपका जो बैकअप होता है वो कहीं नहीं जाता, वो आपके फ़ोन में ही रहता है। आप जब iTunes के ज़रिए फ़ोन को रिस्टोर करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तब आपका जो फ़ोन का जो डाटा होता है वो सारे का सारा डिलीट हो जाता है। यानी आईफोन की सेटिंग में जाके जब अपने फ़ोन को आप अपडेट करते हैं तो उसका डाटा डिलीट नहीं होता।
लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जब भी अपने फ़ोन को ओवर द एयर भी अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो कोशिश किया करें कि अपने जो फ़ोन का जो बैकअप है वो पीसी के अंदर या ओवर द एयर यानी iCloud के अंदर उसको ज़रूर रख लिया करें कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि किसी बग की वजह से, कि जब भी नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें बग्स होती हैं, तो अगर किसी भी बग की वजह से आपका फ़ोन बीच में अटक जाता है और बाद में रिकवरी मोड पे फंस जाता है और रिकवरी मोड से निकालने के लिए आपको मजबूरन उसको फ्लैश करना पड़ता है, रिस्टोर करना पड़ता है, तो एटलीस्ट आपका जो डाटा होता है वो सेफ़ रहता है। तो कोशिश किया करें कि बैकअप बनाने के बाद ही अपना ये वाला जो काम है ना अपग्रेड वाला, ये उसको किया करें। गाइस हमारा नेक्स्ट कमेंट जो है वो फियर कोड एम की तरफ से उन्होंने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार सर ये LLA मॉडल का PTA करवाना पड़ेगा ई सिम यूज़ करने के लिए? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आपको PTA करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान से अगर आपका ताल्लुक है तो आप कोई भी सिम यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आपका फ़ोन eSIM बेस्ड है, फिज़िकल सिम वाला है या eSIM फिज़िकल है, जितना भी अगर आपने कहीं पे भी eSIM यूज़ करनी है या फिज़िकल सिम यूज़ करनी है तो आपके अपने फ़ोन को PTA करवाना पड़ेगा। नो मैटर इसका ताल्लुक LLA है यानी अमेरिका से है, कनाडा से है, UK से है, UAE से, किसी भी रीजन का फ़ोन है, आपने अगर पाकिस्तान में उसमें सिम यूज़ करनी है तो आपको उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने फिर दोबारा पूछा है कि मैंने iPhone 14 Pro Max लिया है 250 में, काफ़ी सस्ता लिया क्योंकि JV था, JV लिया है, तो क्या इसमें eSIM चल जाएगी? तो यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ कि JV अनलॉकिंग का या JV लॉक होने का PTA अनलॉकिंग से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल एक वीडियो बनाई है, मैं यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा कि PTA अनलॉकिंग या फैक्ट्री अनलॉकिंग जो होता है इसका दोनों में क्या फ़र्क होता है। सो अगर आपने सिम यूज़ करनी है और आपके पास JV फ़ोन है तो फिर आपको उसको फैक्ट्री अनलॉक करवाना पड़ेगा या JV अनलॉक करवाना पड़ेगा, बट उसके बाद PTA की टैक्स वाली कंडीशन फिर बाकी रहती है। यानी ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो पाकिस्तान में आप उसमें सिम चला सकते हैं। इसी वजह से वो फ़ोन तकरीबन जो PTA अप्रूव्ड यहाँ पे पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा कॉस्ट करता है, वो आपको 2.5 लाख में मिल गया। अगर मतलब आपने अगर सिम यूज़ नहीं करनी, आपने सिर्फ वाईफाई यूज़ करना है, व्हाट्सएप या सिर्फ ऐप्स यूज़ करनी है, तो फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी डील है। सो गाइज आज का जो लास्ट कमेंट है वो है साहिल गेमिंग की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि भाई मेरा फ़ोन डे में तो अच्छा चलता है और 20% तक ड्रॉप आ जाता है, सुबह उठ के जब लाइक 40% छोड़ा तो सुबह तक 20% हो जाता है। अच्छा, ये बैटरी ड्रेन इशू है। बैटरी ड्रेनिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसकी वजह आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो भी हो सकता है कि बैटरी ख़राब होगी, उसकी सर्विस पे चला गया है, उसकी बैटरी ठीक नहीं है। इसके अलावा और ये भी इशू हो सकता है कि फ़ोन के अंदर जो उसका iOS है वो अपडेटेड नहीं है। आप एहतियातन रीसेट ऑल सेटिंग करके देख लें फ़ोन को, या आप उसमें आप कह लें कि उसका जो iOS है उसको अपडेट करके देख लें। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें करके देख लें तो आपको काफ़ी हद तक फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोशिश किया करें कि जब आप सोते हैं तो सोने से पहले अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे लगा दें या फ़ोन को सिंपली टर्न ऑफ कर दें। यानी अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई कॉल्स आने की इमरजेंसी नहीं है, तो फ़ोन को या तो फ्लाइट मोड पे लगा दें या टर्न ऑफ कर दें। और कोशिश करें कि बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स चल रही होती हैं उनको एग्जिट कर दिया करें। यानी जितनी भी आप मल्टीटास्किंग में ऐप्स होती हैं उनको एग्जिट करके फ़ोन की मेमोरी को क्लियर करके फिर सोएं। तो आई डू होप कि ये अगर सारी चीज़ें आप करते हैं तो आपका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी ये मसला रिजॉल्व नहीं होता तो फिर फ़ोन की बैटरी में कोई मसला है या फिर हार्डवेयर में कोई इशू है, आपको फिर इसको मैकेनिक को चेक करवाना पड़ेगा। सो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके कमेंट्स के ऊपर मैं रिप्लाई करूं या आपकी कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सोल्यूशन आप उसका जानना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग आईफोन, किसी भी बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरी वीडियोज़ में और मेरे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें। मैं यहाँ पे वीकली वीडियो में उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।